नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर आज आपके साथ बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई को लेकर उपस्थित हूँ। इकाई 2 का पहला विषय है हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, संपर्क भाषा और रचनात्मक भाषा ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। हमने कल राजभाषा के विषय में पढ़ा था। आज हम राष्ट्रभाषा के विषय में देखते हैं। राष्ट्रभाषा राजभाषा से काफ़ी अलग है। राजभाषा जहाँ पर संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा थी, वहीं राष्ट्रभाषा का स्वरूप उससे बिल्कुल अलग है। राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता और स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज और राज चिन्ह होते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और भाषा भी उसके आत्म गौरव और अस्मिता के प्रतीक होते हैं। भारत बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक इकाई है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता नहीं होकर इसकी शक्ति है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में बोली जाती है, व्यवहृत होती हैं। प्रश्न यह उठता है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, किसे राष्ट्रभाषा माना जाए और क्यों माना जाए। इसलिए सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित गुणों पर विचार करना चाहिए। उसके बाद में यह देखना चाहिए कि भारत की कौन सी भाषा में ये सभी गुण सर्वाधिक मात्रा में हैं, उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुणों की तरफ हम देखें तो चार्ट पर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा का पहला गुण ये होना चाहिए कि वह उस देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो। देश के अधिसंख्यक लोग या बहुसंख्यक लोग उस भाषा का प्रयोग करते हो। दूसरी विशेषता के बारे में देखें तो संबंधित भाषा में उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो, यह भी आवश्यक है। उस भाषा में विपुल और समृद्ध साहित्य की रचना होना भी जरूरी है। तीसरी विशेषता की तरफ हम ध्यान दें तो उस भाषा का शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो। शब्द भंडार की दृष्टि से भी वह भाषा व्यापक होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए। अगली विशेषता की तरफ देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि वह भाषा व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो। तात्पर्य यह है कि देश के व्यापक क्षेत्र में उस भाषा का व्यवहार होता हो। ऐसा नहीं कि किसी कोने में अथवा क्षेत्र मात्र तक ही वह बोली जाए। देश के व्यापक क्षेत्र में वो व्यवहार में लाई जाती हो। अगला उसका गुण ये हो सकता है कि उस भाषा का व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो। जब तक व्याकरणिक दृष्टि से भाषा शुद्ध नहीं होगी, नियमों में बंधी हुई नहीं होगी, तब तक वह भाषा व्यापक क्षेत्र में और विपुल मात्रा में अपना प्रचार और प्रसार करने में सफल नहीं होगी। तो उसके लिए आवश्यक है कि व्याकरणिक दृष्टि से भी वह भाषा नियमबद्ध हो और उसका व्याकरण भी सरल हो। अगली विशेषता है उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक हो।
राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा के लिए आवश्यक है कि उसकी लिपि सुस्पष्ट हो, उसके वर्ण स्पष्ट रूप से पहचान में आए और वे वैज्ञानिक भी हों। अगली विशेषता है वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो, अर्थात कोई भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हो, यह भी आवश्यक है। और एक विशेषता अंतिम विशेषता के रूप में दिखाई दे रही है, और वह सबसे ज़रूरी विशेषता भी है कि वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय आंदोलन, इनकी भी भाषा वही भाषा हो सकती है जो राष्ट्रभाषा है। तो आपने देखा कि जो राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण हैं, देश की किसी भी एक भाषा में यदि बात करें तो हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है। अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी ही वह भाषा है जो देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। हिंदी का साहित्य भी उच्च कोटि का और समृद्ध है। इसका शब्द भंडार भी विस्तृत और व्यापक है। देश के व्यापक क्षेत्र में यह बोली जाती है, इसका प्रचलन है। व्याकरणिक दृष्टि से भी सरल एवं नियमबद्ध है। इसकी लिपि भी सुस्पष्ट और वैज्ञानिक है। यह भाषा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा भी यह है। इसलिए हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा है, हम ऐसा कह सकते हैं। और हमारी राष्ट्रभाषा के लिए किसी भी संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उस देश में बहुसंख्यक, अधिक संख्यक लोगों की भाषा होना ही उसके लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण क्या है, और उन सभी गुणों पर खरी उतरने वाली भाषा कौन सी है। स्पष्ट है कि ये सभी गुण हिंदी भाषा में हैं और हिंदी भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा का दर्जा तो उसे संविधान ने दिया ही है, साथ ही साथ जनमानस ने उसे राष्ट्रभाषा का भी दर्जा प्रदान किया। भाषा के विविध रूपों की तरफ चलें तो राष्ट्रभाषा के अलावा अगला जो रूप है वह है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए पहले मैं सरल शब्दों में इसकी परिभाषा आपको बताऊं कि दो व्यक्ति जो विभिन्न भाषाभाषी हों, जिस भाषा में बात करते हैं या जिसे दोनों अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि भिन्न भाषाभाषी लोग जिस भाषा में आपस में आसानी से बातचीत कर सकें, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, वह भाषा ही संपर्क भाषा है। एक उत्तर का व्यक्ति जो पंजाबी जानता है और एक दक्षिण का व्यक्ति जो तेलुगु जानता है, लेकिन वे दोनों ही यदि हिंदी जानते हैं और हिंदी में आसानी से अपने विचारों को रख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उनकी संपर्क भाषा हिंदी हुई। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संपर्क भाषा की परिभाषा देखें तो जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। अन्य लोगों से संपर्क साधने में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह संपर्क भाषा है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज भारतीय उत्तर क्षेत्र ज़्यादातर जो कि हिंदी का प्रयोग करता है, हिंदी में अपनी बात रखता है, हिंदी बोलता है, लेकिन दक्षिण राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। कहीं मलयालम, कहीं तेलुगु,
कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं तमिल का प्रचलन है। लेकिन यदि संपर्क भाषा देखी जाए तो व्यावहारिक रूप से आज के समय में अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। आज अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा व्यावहारिक रूप में है, क्योंकि यह विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में संपर्क को कायम करती है। अतः हमारी आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करें तथा अन्य प्रांतों के लोग भी परस्पर संपर्क करने के लिए हिंदी का व्यवहार करें। तभी हिंदी का जो राष्ट्रभाषा का दर्जा है वह सही शब्दों में उसे प्राप्त होगा। हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों में इसे प्रथम भाषा के रूप में ना सही द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और सभी लोग देशवासी इसे आसानी से समझ सकें, इसमें अपनी बात को कह सकें, तभी यह संचार की भाषा होगी। वैसे वर्तमान में देश के बहुसंख्यक लोग हिंदी को समझते हैं, वे भिन्न भाषा भाषी होकर भी हिंदी में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अतः हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में भी जाना जाता है। संपर्क भाषा के बाद अगली जो बात है वो हमारी संचार भाषा के बारे में है। किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की संचार भाषा क्या है? संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है। अर्थात कोई भी प्रेषक, कोई भी सूचना भेजने वाला प्राप्तकर्ता को जो सूचना भेजता है, उसकी जो प्रक्रिया है वह संचार कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो संचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही संचार भाषा है। संचार के माध्यम आपको पता है आजकल भिन्न भिन्न है, समाचार पत्रों से लगाकर और दूरदर्शन के साथ साथ आजकल तो कंप्यूटर, नेटवर्क, मोबाइल तक का ज़माना है। इसलिए संचार के अलग अलग साधन आ गए हैं और इनकी जो भाषा है वही संचार भाषा कहलाती है।